पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 मैं इसको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में काउंट करूँगा क्योंकि राइट टू एजुकेशन ठीक है, लेकिन ये टीचर ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आ गई, तो जो लोग टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, टेट वगैरह, उनके लिए आसान होगा। बाकी के लिए आई डोंट थिंक कि एक ये ईजी क्वेश्चन है, लेकिन चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एज़ पर द राइट टू एजुकेशन। ऐसा देखिए ना, तो आप दिमाग में एक बार पढ़ने के बाद, जैसे क्वेश्चन रीड करने का भी तरीका होता है, अब इतना लंबा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पढ़ना तो पूरा पड़ेगा और पेपर भी कंप्लीट करना है। तो आपने देखा एज पर राइट टू एजुकेशन ब्रैकेट में दिया हुआ, तो मान लीजिए कि सेकंड टाइम आपको फिर से रेफर करना है, ये स्टेटमेंट पढ़ना है, तो आप ध्यान रखें कि आप सीधा यहाँ से शुरुआत करें। RTE टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन ए स्टेट, अब यहाँ पे फोकस कर लें, और यहाँ क्या लिखा हुआ, एलिजिबल पे फोकस कर लें। अ पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू परचेज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन पे फोकस कर लें, मार्क कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। लेड डाउन बाय द कंसर्न्ड स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इतना मार्क कर लिया। राइट टू एजुकेशन में एलिजिबिलिटी टीचर की अगर स्टेट में अपॉइंट करनी है तो क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होगा, वो स्टेट का काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन देगा। एक ये है ना, 4 वर्ड में मतलब समराइज कर लिया, क्योंकि हो सकता है फिर से स्टेटमेंट पढ़ना पड़े, ऐसे तो गेस वर्क नहीं करना है ना बिना पढ़े, तो ऐसे जल्दी के लिए कर लीजिए कि फिर से पढ़ना पड़े तो आप इन 4 वर्ड पे ही फोकस करें, पूरा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट ना पढ़ें, नहीं तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा कई बार। एज पर द राइट टू एजुकेशन, मैंने देखे ऐसे केसेस, पेपर नहीं कंप्लीट हुआ, 30 क्वेश्चन छूट गए, 20 क्वेश्चन छूट गए, उसी से एग्जाम खराब हो गया। तो राइट टू एजुकेशन, एलिजिबल, स्टेट, टीचर, क्वालिफिकेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक। दूसरा, एज पर द RTE एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस, RTE एक्ट प्राइमरी क्लासेस पे कर लिया। ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कर लिया, कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ लिखा हुआ है, ठीक है, अकॉर्डेंस विथ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एग्जाम कंडक्ट करा वही करना है, उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक बात। इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, थोड़ी भी अगर आप यहाँ पे अपना इंटेलिजेंस लगाएं, नॉलेज लगाएं, तो आप खुद सोचिए, आसपास में आपने देखे हैं बीएड के कॉलेजेस वगैरह ना, उसमें कितने गवर्नमेंट के हैं, आप खुद बताइए यार। ये गवर्नमेंट का पूरा था, बहुत बीएड कॉलेज जो पहले थे ही नहीं, जो खुले भी थे गवर्नमेंट की तरफ से खुले थे, रिसेंटली इसको जैसे ही राइट टू एजुकेशन वगैरह आया उसके बाद खुलने लगे। तो अभी आपको पता है कि 90% जो टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए जो इंस्टीट्यूशन है ना, 90% प्राइवेट है, पता है। और ये इतना स्टार्क डिफरेंस आपको दे दिया एग्जाम में कि थोड़ा बहुत भी नज़र उठा के देखते ना आप, ऐसे में क्या करिए ना, आप याद करिए कि आपने कितने बीएड कॉलेज वगैरह के बारे में सुने हैं, टीचर एजुकेशन कॉलेज के बारे में, जो कि गवर्नमेंट के अंदर है, प्राइवेट के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा। अपने ज़िले का डेटा देखिएगा, जब मेरी दीदी ने बीएड किया था तो पूरे जो धनबाद में दो, पूरे झारखंड में, सॉरी पूरे झारखंड में 3 शायद थे बीएड कॉलेज, छोटी दीदी ने किया 3 थे, भैया ने किया तो उस टाइम पे तो पता नहीं 20-25 हो गए थे, और सारे थे प्राइवेट वाले। गवर्नमेंट वाला होता था तो उसमें एडमिशन डिफिकल्टी होती थी, प्राइवेट वाले आसान से होता था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपके पास बचता है बस 1, 2 और 2। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट है तो पूरे कंट्री में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी होगी, तो गाइडलाइन तो यार नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन देगा, गाइडलाइन तो यही देगा ना, गाइडलाइन तो यही देगा, तो 2 सही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द कंसर्न्ड स्टेट, जब गाइडलाइन यही दे रहा है प्राइमरी टीचर के लिए, तो बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी तो वही देगा, सेंट्रल लेवल पर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन देगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, स्टेट नहीं, यही करेगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। गाइडलाइन वही दे रहा है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कैसे करानी है, उसके कैसे कंडक्ट कराना है, एलिजिबिलिटी भी वही मेंटेन करेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्योंकि नहीं तो कंट्री में डिस्पैरिटी आ जाएगी। राइट टू एजुकेशन तो सेंट्रल लेवल पे आया है ना, इसलिए इसका 2 आंसर होगा, बट अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अगर आप मेरा मैपिंग का करेंगे तो आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ये सारे नॉर्थ ईस्ट से ही बल्कि आया हुआ है तीनों, जो मैंने अभी तक कराया हुआ है, तो कभी गलत नहीं होगा। जहाँ भी कूट आए ना तो मिजोरम चले जाइएगा, कूट आए तो मिजोरम चले जाइएगा। और ये खोंगजाम परबा क्या है, खोंगजाम परबा अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी मणिपुर के लोगों की, खोंगजाम में हुई थी, तो उसी कारण ये सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा बहुत करिएगा मैपिंग वाला तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। थांगटा डांस मणिपुर का है, एक थांग होता है, एक टा होता है, पूरा मैंने आपको पिक्चर के साथ दिखाया हुआ है, तो उस तरह से 1, 2 आपका इसका आंसर आएगा। बट ऑब्वियसली आपको फेस्टिवल पढ़ के जाने पड़ेंगे, फेस्टिवल फोकस में रहते हैं कई बार, और नितिन सिंघानिया में जो लिस्टिंग है ना, दैट इज़ मोर देन इनफ, वो सारा मैं करा रहा हूँ मैपिंग में, कंप्लीट डला हुआ है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, अब ये क्या ऐसी एक बॉडी है, पहले इंडिया में फूड अडल्ट्रेशन, फूड में जब मिलावट होता था ना, तो उसके लिए पुराना लॉ था। अभी हमने क्या किया था कि 2006 में एक FSSAI एक्ट लेकर आए थे,
और उससे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लेकर आए थे, और उससे जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था हमने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया था। ये बहुत फेमस इसलिए हो गया था कि 2015 में मैगी का जो इशू आया ना, तो ये दिस इंस्टीट्यूशन गॉट वेरी मच हाईलाइटेड मैगी की इशू से। और 2018 का पेपर भले हो, लेकिन हर इंडिया का बच्चा बच्चा मैगी का इशू जानता था, क्योंकि हर के घर में मैगी बनना बंद हो गया, पतंजलि वाला चलने लगा था थोड़े टाइम के लिए, और बाकी और भी वाई वाई वगैरह भी चल रहे थे, है ना, तरह तरह की चीज़ें चल रही थी। लेकिन बाद में देखा गया तो कुछ हुआ नहीं उस चीज़ का, सैंपल वगैरह जितने कलेक्टेड हुए थे, पता नहीं क्या हुआ, रिसर्च हुआ, मैगी फिर से मार्केट में, कोई इशू नहीं। तो ये तो बहुत हंगामा हुआ था उस टाइम पे, तो तब से न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ गया था। और पहले फूड अडल्ट्रेशन के लिए, अब ये तो सिंपल है कि जब फूड सेफ्टी की तरफ एक तरफ बात हो रही है, एक फूड अडल्ट्रेशन की बात हो रही है, ऑब्वियस है कि उसी के रिप्लेसमेंट के लिए आई होगी, क्योंकि दोनों का फंक्शन तो सेम ही हो गया ना, एक फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड, और दूसरा भी फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन मतलब फूड सेफ्टी, तो कोई भी थोड़ा लॉजिक लगाएगा तो ये समझेगा कि हाँ, पहले पुराना जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो चीज़ें हैं ना, वो धीरे धीरे रिप्लेस की जाती हैं। किसी भी चीज़ को आप देखिए, पलट के देख लीजिए। तो फूड अडल्ट्रेशन 1954 का था, उसी की जगह पे फूड सेफ्टी की बात होने लगी तो 2006। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अडल्ट्रेशन एनी मोर। ऐसे भी आपको देखना चाहिए, पहले हम ऑर्थोडॉक्स थे, खाली अडल्ट्रेशन देखते थे, धारा के तेल में मिलावट हो रही कि नहीं हो रही। अब हम ये भी देखते हैं कि भाई फूड सेफ़ है कि नहीं है, उसमें कुछ कंटामिनेंट ऐसे तो नहीं आ गए कि जो कि अडल्ट्रेशन नहीं किए गए फिर भी आ गया अननोइंगली। लेड की मात्रा कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गई उसमें, परमिसिबल लेवल से ऊपर तो नहीं हो गई, और है मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG की परमिसिबल लेवल से ऊपर चली गई कि नहीं चली गई। वो अडल्ट्रेंट नहीं है, लेकिन एक लेवल तक आपको अलाउड है, उसके ऊपर नहीं अलाउड है ना। इसीलिए अब फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड की बात होती है। तो इस तरह से सोचिएगा तो ये आप आराम से कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, ये आप इसका विकीपीडिया देख लीजिए, FSSAI का वेबसाइट का अबाउट अस देख लीजिए, ये ऑटोनोमस है। और इसीलिए तो मैगी वाले इशू में इन्होंने अपने जो है अपनी तरफ से बढ़त चढ़त लेके तो खूब एक्शन लिया था। ये ऑटोनोमस है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज में नहीं है ये, ओके, हेल्थ सर्विसेज में नहीं है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बनाया गया। तो ये वाला गलत हो जाता है, और इसका आंसर ये आता है। ये आप सॉल्व कर सकते थे, है ना, सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा करंट अफेयर का नॉलेज चाहिए। एंड दिस इज बच्चा वाला क्वेश्चन कि टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी बात हो रही है, इजराइल की बात हो रही है, इजराइल और पैलेस्टाइन की, जो कि पैलेस्टाइन मानता नहीं। नाउ 25 में देखिए, 25 में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, MG नरेगा हो गया, ये सब आपको पढ़ के जाना, उसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। बस इतना है कि इसमें बोल रहे हैं कि बस BPL फैमिली कवर होती है पहले स्टेटमेंट में, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें इंडिया के लगभग 2/3 पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है, BPL तो अराउंड 25 से 30% के आसपास डेटा चलता है, APL को भी मिलता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग था, 1 रॉन्ग था, तो कम से कम इतना तो हमने एलिमिनेट कर लिया था, बच गए थे 2 या फिर 3। यहाँ पे 2 बिल्कुल आसान पड़ जाता है। 3rd हम नहीं जानते कि मान लीजिए कि कितना प्रेग्नेंट वीमन वगैरह वा लैक्टेटिंग मदर को क्या यहाँ पे मिलता है, अगर टेक होम राशन की बात करें तो वो तो हमें नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन 2 स्टेटमेंट बहुत आसान था। इसका एक बेंच मार्क है, लैंड मार्क है इस चीज़ का कि हाउस किसके नाम पे राशन जाता है ना, तो राशन कार्ड इशू होता है घर की जो 18 साल से उम्र के सबसे बड़ी जो लड़की होगी ना, उसके नाम पे राशन कार्ड जाता है। बहुत इस चीज़ के कारण इसका बहुत फेम है अलग से वीमेन एम्पावरमेंट में। तो ये स्टेटमेंट कोई गलती कर दे तो फिर तो काम नहीं चलेगा। और हमने पहले देख लिया कि भाई ये APL को भी कवर करता है, क्योंकि 2/3 पॉपुलेशन को 66 अराउंड ये टारगेट करता है, 60 to 66। जब इतना टारगेट करेंगे आप तो खाली BPL कैसे हो गया, वो तो 30 के अराउंड है BPL। तो इतना लॉजिक से निकाल लिया हमने कि 1 तो गलत हो गया, 1 गलत हो गया तो हमने ये कर लिया कम से कम। अब या तो 2 होगा 3 होगा, अगर 3 और 2 साथ दे देते तो दिक्कत आ जाती, फिर इसकी नॉलेज चाहिए। लेकिन यहाँ पे नॉलेज नहीं चाहिए। 18 ईयर के ऊपर कोई भी लड़की जो होगी घर की सबसे बड़ी ना, उसी के नाम पे राशन कार्ड बनता है। दिस इज़ वेरी फेमस। अब बच्चों वाला क्वेश्चन ये है, तो गुल्ली डंडा वाला क्वेश्चन कि इंडिया ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की जो है गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1999 में, तब से GI टैग देने जाने लगे। तो ये किस चीज़ का ऑब्लिगेशन है? अगर ये पूछते कि ऑब्लिगेशन है कि नहीं है तब भले कन्फ्यूजन होता लोगों को। इन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि ऑब्लिगेशन है कोई इंटरनेशनल चीज़ के लिए, और ऑप्शन क्या दिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंकटाड, है ना, क्या बोलूँ अब इसमें। हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यार ट्रेड की बात हो रही है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ही होता है कि एक जगह से सामान जाए तो आपको पता चले कि भाई कहाँ से आया। इंडिजिनस चीज़ें जो वहाँ पे पॉपुलर है, दार्जिलिंग टी हो गया, कहीं का कॉटन है, बनारस की साड़ी हो गई, सिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो लेबर लॉज के लिए देखता है यार, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए देखता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो आप समझते ही हैं इनका क्या काम है, या वर्ल्ड बैंक दे देता मान लीजिए, तो क्या काम है इनका। अंकटाड भी नहीं होगा, WTO का है। और WTO की कई चीज़ें आती हैं, पता है आपको, ट्रिप्स आएगा, बार बार आएगा, ये क्वेश्चन आ चुका। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर आएगा, ये इसके फेमस हैं।
है ना, एम्बर बॉक्स आएगा, ग्रीन बॉक्स आएगा, ये सारी चीज़ें जो WTO की ना, ऐसे ऐसे टर्म्स बहुत आते हैं और आपको इकोनॉमी के स्टैटिक में ये पढ़ना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नहीं कंसिडर करेंगे क्या कर लोगे, मार्क्स कट जाएगा। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट। देखिए भारत की तारीफ की जाती है, भारत की निगेटिव नहीं बोली जाती है। तो आप ऐसा बोल दो कि झारखंड में गोल्ड माइन नहीं है, भाई झारखंड में गोल्ड माइन है, मैं वहाँ से खूब सोना निकाला है, पॉजिटिव चीज़ों की बात की जाती है। डू नॉट हैव गोल्ड माइन ये गलत है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें बोली जाएगी जो हम पढ़ेंगे ना, जो पॉजिटिव चीज़ें कि हाँ यहाँ पे है यही पढ़ेंगे, राइट। तो इस तरह से ये 2 तो रॉन्ग हो जाएगा हमारा, 2 रॉन्ग हो जाएगा तो 1 3 और 3 ओनली बचेगा। अब यहाँ पे 1 की नॉलेज होनी चाहिए कि इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। ऐसा क्या, स्टेट गवर्नमेंट के पास नॉन कोल माइन का ऑक्शन करने का पावर ही नहीं है, कुछ भी माइन हो। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो स्टेट गवर्नमेंट किस लिए बनी हुई है? हम्म? कई माइनर माइनर मिनरल्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट आपके पास पावर ही नहीं होगा ऑक्शन करने का। ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट, इतना तो समझ में आना चाहिए, है ना। 2 और 3 बच गए हैं, 2 को मान के चलेंगे कि भाई पॉजिटिव बातें की जाती है कंट्री के एरिया के बारे में। राजस्थान हैज़ आयरन और माइंस, है राजस्थान में बिल्कुल आयरन है, कॉपर के लिए खाली थोड़े, राजस्थान आयरन के लिए भी है, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा वेगनेस आएगी कहीं ना कहीं, लेकिन वहीं पे तो आपको दिमाग लगाना होता है। ये क्वेश्चन पेपर अभी तक तो हमारे लिए तो इजी चल रहा है। 28 डिजिटल पेमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिए हैं, कंसिडर करिएगा क्या? ओके सुनिए 1 और 2। भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन विथ ए UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट। भीम ऐप नहीं यूज़ किया था आपने जब लॉन्च हुआ था? अब पता है ये क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पढ़ाया और ये भीम ऐप आ गया, दोनों रिलेटेड है। इसी का तो कमाल है ये, कहीं ना कहीं उसका योगदान है इसमें, ठीक। तो भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन, UPI ही इनफैक्ट जो यहाँ पे आया है वो NPCI का काम है, तो UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट। अब बिल्कुल सही है, इसमें क्या दिक्कत है? गूगल ऐप हो, भीम ऐप हो, UPI अगर है तो वहाँ पे ट्रांसफर होगा पैसा। आपने मुझे कैसे भेज दिया एडमिशन के लिए? ये पहला तो सही हम जानते हैं, पहला सही है, तो ये तो नहीं होगा। अब बच गए 2, अब मार्क करिए वहाँ पे। वाइल ए चिप पिन डेबिट कार्ड हैज़ 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो किस लिए बना रहे थे हम भीम ऐप को? चिप पिन डेबिट कार्ड में 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो भीम ऐप में 2 ही फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो नई चीज़ डेवलप की जाएगी तो उसमें कम ऑथेंटिकेशन रखा जाएगा क्या? 2017 के 18 के एग्ज़ाम के पहले 1 साल पहले 17 में भरा पड़ा था भीम ऐप भीम ऐप भीम ऐप, और बार बार ये बोली जा रही थी कि भीम ऐप में सीधे सीधे मोदी जी का स्टेटमेंट था, यहाँ पे सीधे सीधे मोदी जी का स्टेटमेंट था। कौन से मोदी जी का? PM का नहीं, साकेत मोदी जिन्होंने ये भीम ऐप वगैरह का पीछे जो कंपनी है जो डेवलपमेंट के पीछे, उनका था। और ये बार बार स्टेटमेंट आ रहा था कि किसने भीम ऐप बनाया। उसी तरह आपको देख लीजिए ना, इस बार के क्वेश्चन में आपसे आ सकता है इसके बारे में, जो आपके आरोग्य सेतु का जो ऐप है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें बार बार बोल रहे थे कि देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन वर्सेस अ नॉर्मल नेट बैंकिंग ऐप और ए चिप पिन डेबिट कार्ड विच विल हैव ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। चिप पिन में 2 है, भीम में 3 है, ठीक है। इवन इफ योर फोन गेट्स स्टॉलन नो बडी कैन ट्रांजैक्ट अंटिल दे नो योर UPI पिन। देखिए ये देखिए 2017 इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया था, सब डाल रहे थे भीम ऐप आया था। फ्रॉम ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू देर आर 3 लेवल्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। 1 इज़ द डिवाइस का ID, मोबाइल नंबर, आपको पता है भीम ऐप के लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक वाला होना चाहिए, डिवाइस की ID भी होनी चाहिए। देन द बैंक अकाउंट विच यू आर लिंकिंग विथ दिस ऐप, एंड फाइनली द UPI पिन विच इज़ नीडेड टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। तो मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट का होना चाहिए वहाँ पे लिंकिंग विद द ऐप, और फाइनली UPI पिन भी डालना पड़ेगा जो भी आप डालते हो 6 डिजिट का। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन होता है, तो 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन हो गए ना। डेबिट कार्ड में तो चिप पिन वाले में तो 2 फैक्टर ही ऑथेंटिकेशन होते हैं, इसलिए इसका स्टेटमेंट का ओनली 1 आंसर था। उस टाइम पे बहुत न्यूज़ में था। दिसंबर में भीम को लॉन्च किया गया था 2016 में, तब से लेके ये पूरा 17 में न्यूज़ में रहा था, इसीलिए UPSC ने क्वेश्चन पूछा था आपसे। 29 होगा ना, 29। अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज ऑन ए लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। अच्छा, ये क्वेश्चन आया और बहुत लोगों से सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि डिफ़िकल्ट ऑप्शन थे। बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। इंडिया का मैप बनाइए, ये नेपाल हमारी ज़मीन छीन लेता थोड़ी सी इससे। ठीक, इंडिया का एक रफ मैप बना दिया मैंने। ये पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ पे दिल्ली है
और एक लाइन खींचे हम लोग, है ना, लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, लैटिट्यूड की नहीं, लैटिट्यूड कर तो हॉरिजेंटल लाइन खींचते, ठीक। तो लाइन खींचे हैं तो क्लोजेस्ट कौन होगा दिल्ली के? हैदराबाद। अब हैदराबाद तो यहाँ पे, हैदराबाद को तो हम लोग आराम से एलिमिनेट कर बैठे थे। प्रॉब्लम आई हमें नागपुर में, नागपुर भी लगभग लगभग यहाँ पे लोकेटेड है आपके विदर्भ में, महाराष्ट्र में। देन कुछ लोग पुणे में कंफ्यूज हुए हैं, उनका पुणे हालांकि इधर लोकेटेड है, पुणे यहाँ पे लोकेटेड है, तो कुछ लोग पुणे में कंफ्यूज हुए। और फाइनली जो है बेंगलोर यहाँ पे लोकेटेड है, तो लोग इसमें कंफ्यूज हुए। तो लोग कंफ्यूज हुए मेनली नागपुर में, और मैंने देखा कि लोग कंफ्यूज हुए दूसरा आपके बेंगलोर में। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, फोकस पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी पढ़ के जाना है। और एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ना है कि लगे कि हाँ मैं पढ़ा है, नॉलेज निकाली है, ज़बरदस्ती खाली रीडिंग नहीं करी है। तो ये क्लास 12 की एनसीईआरटी मैंने निकाली, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की आपकी 2 बुक हैं क्लास 12 में, एक वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी है, एक इंडिया के लेवल पे। तो ये इंडिया के लेवल वाली जो बुक है उसमें मैं पढ़ रहा था। जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो पहले मैं ये एनसीईआरटीज़ वगैरह रिवाइज करके जाता था। आपको भी बोलूँगा ये सब आपका रिवाइज होना चाहिए। नाउ अब यहाँ से आंसर कैसे निकलता है, मैंने ये एयर रूट वाला देखा, सो दिस लुक वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आप देखेंगे तो आपको बहुत जाल जैसा दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या आपको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि इंडिया के कौन कौन से सिटीज़ हैं? आप एयर रूट्स बहुत हैं लेकिन सिटीज़ बहुत नहीं हैं। ऊपर से शुरू करिए ना, लेह लद्दाख का लेह, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और जम्मू, पूरा जम्मू कश्मीर उस टाइम तो, अब तो चलिए डिवाइड हो गया। पूरे जम्मू कश्मीर में 3 एयरपोर्ट ही तो बता रहे हैं, इतनी क्या दिक्कत है आपको? मज़ेदार तो मुझे लगा कि काबुल, लाहौर और वहाँ से दिल्ली की कनेक्टिविटी, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। पंजाब में देख लीजिए बस एक अमृतसर, कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा पंजाब में यहाँ पे चंडीगढ़, और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, दैट्स इट। इतनी क्या दिक्कत हो रही थी, है ना। कुल्लू देखिए पूरे पूरे लाइन पे पड़ रहा है दिल्ली के साथ, लेह लाइन के ऊपर थोड़ा जाके डाइवर्ट हो रहा है। तो ये सब एक लाइन देखता था तो मैं, कुछ लाइन मुझे बड़ी सीधी दिखी। एनीवे ये दिल्ली है, और ये बताते भी थे राजधानी मैम वगैरह कि ये जो आपको सिटीज़ कौन से किसके बाएं पड़ेगा दाएं पड़ेगा। फिर मैं दिल्ली से राजस्थान गया तो मैंने देखा जयपुर, नीचे उदयपुर, यहाँ पे जोधपुर। फिर मैं गुजरात गया तो देखा अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, ये सारे भुज, ये ढेर सारे एयरपोर्ट दिखे मुझे, मतलब बड़ा यार डेवलप्ड है यार। जब महाराष्ट्र गया तो मुझे मुझे पूना दिखा, औरंगाबाद में भी है, या मुंबई तो मुंबई है, मुंबई में ढेर सारी लाइन खुल रही है, तो क्या मैं सारी लाइन जाके पकड़ूं? नहीं। मध्य प्रदेश में मैंने देखा इंदौर, भोपाल, जबलपुर। महाराष्ट्र गया तो मैंने देखा एक और मिल गया मुझे, नागपुर मिल गया। कर्नाटक गया तो मुझे वहाँ पे बेलगावी मिल गया, और साथ ही साथ बगल में जो है पणजी भी मिल गया गोवा का। नीचे मैंगलोर मिल गया, बेंगलुरु मिल गया, और नीचे गया। इस तरह से मैं देखता गया ना, बहुत टाइम नहीं लगा मुझे, 15 मिनट लगा। उड़ीसा में भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, राजमुंदरी, और हैदराबाद यहाँ पे। एक्चुअली हैदराबाद क्लोज है इस लाइन के, लेकिन थोड़ा सा बगल में है। एक्चुअली हैदराबाद भी थोड़ा क्लोज है, हाँ ना, नागपुर, नागपुर से ज़्यादा इनफैक्ट हैदराबाद क्लोज है। लेकिन चलिए आंसर निकलना चाहिए। और इधर मुझे ढेर सारे मिले। मैंने देखा कि यार सिक्किम में तो कोई एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ बागडोगरा है, ये तो दार्जिलिंग में है। अब पेक्योंग बन गया है, इसके बाद वो अभी यहाँ आपको अपडेटेड नहीं दिख रहा। अरुणाचल प्रदेश वगैरह में एयरपोर्ट वगैरह हैं। ठीक है, इस तरह से हम मुझे जो है कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई, ये एयर रूट है इंडिया की। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि दिल्ली, मेट्रोज तो हमेशा देखने का मन करता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तो कम से कम देखे ना, बेंगलोर, हैदराबाद, इतने ही तो मेट्रो हैं आपके 6। तो मैंने देखा कि दिल्ली, दिल्ली को देखा कि मैंने वो भोपाल से एकदम बिल्कुल सीधा हुआ, और भोपाल से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सीधा, हल्का सा डाइवर्टेड बेंगलोर है ना, ये लाइन वाली, ये लाइन कही है, छोड़िए इसको। दिल्ली और बेंगलोर ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन पड़ती है ना, जो कि आपको कल को हो सकता है कि भोपाल और इंदौर पूछ दें तो आप भोपाल भी मान लीजिएगा दिल्ली के लाइन में पड़ रही है। अब कैपिटल है, मैंने यहाँ से देखा भाई कैपिटल से चंडीगढ़ भी जो है एकदम ऊपर सीधा पड़ रहा है डायरेक्ट, इतना तो देखने का हक बनता है ना। तो हैदराबाद थोड़ा सा डाइवर्टेड लगा, पुणे बहुत डाइवर्टेड, पुणे का मैं श्योर था, पुणे नागपुर मन से निकल गया। हैदराबाद नागपुर में कन्फ्यूजन था ऐसा, बट एक रिस्क लेके कि चलो बैंगलोर करके देखते हैं, किया, आंसर सही निकल गया। कभी कभी गलत भी निकल सकता है, बट एक नज़र रखनी चाहिए, जब एनसीईआरटी है ना, नज़र रखनी चाहिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन 2016 में आया था कि मिडिवल इंडिया में पर्शियन व्हील की बात आई थी, पानी के लिए रेहट जानते हैं ना आप, उसका नाम दे दिया था साउथ इंडियन टाइप का, अरगट्टा टाइप का दे दिया था। तो रेहट, रेहट की इमेज दी हुई है हिस्ट्री में, नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पर्शियन व्हील पता होना चाहिए। अगर नाम रेहट, अरहट्टा पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट इसको इस तरह से आप, नहीं तो आप जब ऑक्सफोर्ड की मैपिंग करेंगे ना तो वहाँ भी एयर रूट दिखा हुआ आपको, वहाँ भी इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन दिखने लगेगी बैंगलोर में और दिल्ली में। आप देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया देखेंगे तो, सॉफ्टवेयर पार्क वाला मैप देखेंगे तो वहाँ भी आपको ये दिखेगा।
वो भी दिखाता हूँ। एक कॉटन की इंडस्ट्री का मैप वगैरह दिया हुआ था, तो उसमें भी कुछ मार्किंग की हुई थी, तो वहाँ भी मुझे दिखा कि ये दिल्ली है और ये बैंगलोर है, ये सीधा लाइन पड़ रही है ना। उसमें हैदराबाद थोड़ा और डाइवर्टेड दिखा है, हैदराबाद इधर है, नागपुर थोड़ा इधर है, पुणे का तो मैं ऑलमोस्ट श्योर था। तो इसी तरह से कुछ मैपिंग वगैरह देखते हैं तो आपको एक आइडिया दिमाग जो है एग्जाम में चमकेगा, है ना। अलर्ट रखें, अच्छे से पढ़ें तो चीज़ें चमकेंगी एग्जाम में। होता है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ऐसे ही। नॉलेज के बिना लाइफ है कहाँ, नॉलेज तो गैदर करनी पड़ेगी। बैंगलोर, ठीक। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, PT 365 मंथली मैगजीन सब में था। चाइल्ड लेबर का कन्वेंशन न्यूज़ में था, ये ILO का लेबर का कन्वेंशन है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये सब लोगों को पता था, सब ने सही किया यहाँ पे। और कम से कम 2 तो एलिमिनेट कर ही सकते थे। अडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, भाई ILO है यार, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये तो नहीं होगा ना। क्लाइमेट से क्या मतलब है। रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेज एंड फूड सिक्योरिटी, अगेन इसको क्लाइमेट से क्या मतलब है। ये सब तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देखेगा, वर्ल्ड बैंक भले देख ले, ये नहीं देखेंगे। तो इतना तो पता था हमें। जेंडर पैरिटी एट द वर्क प्लेस, ये हो सकता था, चाइल्ड लेबर हो सकता था। तो 2 करने थे, अगर यहाँ पे आप इन 2 में कोई चुन लेते तो आपकी ये गलती होती बहुत बड़ी। बट ये न्यूज़ में था इसलिए आप सॉल्व कर सकते थे इसको। अब 2 तो एलिमिनेट कोई बच्चा भी कर लेगा, उसके बाद 2 बच जा रहे थे वहाँ पे। 31, मनी बिल के बारे में ये लक्ष्मीकांत से कॉपी करके डाला हुआ है कि रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बच्चा बच्चा जानता है कि बजट की बात होती है, मनी बिल की बात होती है, कम से कम इतना तो याद रख सकते थे कि बजट और मनी बिल को साथ में। बजट की बात कंटिजेंसी फंड से थोड़ी क्या होती है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात होती है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था। मनी बिल जो है किससे से रिलेटेड है। अब बजट को एक मनी बिल की तरह याद रखेंगे ना तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आसान होगा। क्यों? क्योंकि बजट कई बार आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं, तो मनी बिल जब आए ना तो बजट को याद करिए। तो ये बजट, जैसे मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक। अभी मनी बिल और आधार का इशू आया हो तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम अ स्टेट टू अ स्टेट। सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन क्यों आया। क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि एग्जाम के 1 साल पहले के ही करंट अफेयर में 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद इंडिया के प्रेसिडेंट बने। इसके लिए इलेक्शन लगभग 1 वीक पहले हुआ था, तो न्यूज़ में ये क्यों नहीं आएगा क्वेश्चन, आप बताइए क्यों नहीं आएगा। इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वैल्यू ऑफ वोट्स कैसे काउंट होती है, इसके लिए 17 जुलाई के आसपास इंडिया टुडे ने बड़ा अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया था, उसी साल के 1 साल पहले करंट अफेयर में। तो मैं वहीं से पढ़ा दे रहा हूँ, लक्ष्मीकांत दिखाए भी ना पढ़ा दे रहा हूँ, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है। देखिए, जनरल इलेक्शन जो होती है जिसमें आप MP चुनते हो या MLA चुनते हो, तो आपका 1 वोट मतलब 1 इंसान, सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है तो 2 चीज़ें होती हैं, 2 लोग वोट करते हैं। एक तो MP वोट करते हैं, इलेक्टेड, याद रखिएगा, इलेक्टेड MP वोट करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं। MP जो इलेक्टेड वोट करते हैं, तो वो MP मतलब क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर, इनमें अब्सोल्यूट इक्वालिटी मेंटेन की जाती है। MP चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का होगा, वोट की वैल्यू बराबर होगी। कैसे निकाली जाती है, उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि MLA की कैसे निकाली जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होते हैं इलेक्टेड, वो पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली की है और पौंडीचेरी की है, वहाँ के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ आपके सारे MPs पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड वाले, ये सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। MP का समझने से पहले वैल्यू वोट का हमें MLA का समझना होगा। किसी भी स्टेट में एक MLA की वैल्यू की वोट की बात हो रही है, MLA की स्टेट वाइज कितनी वैल्यू होगी। अगर आप मान लीजिए कि इलेक्शन लड़ें और आप बन गए बिहार के MLA, तो आपका 1 वोट जो आप देंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले इसके लिए आपको टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट देखा जाएगा, कितना आपके बिहार का, डिवाइडेड बाई आपके कितने MLA चुने गए हैं, और उस पूरे नंबर को 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो बताइए, हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग है, हर स्टेट के नंबर ऑफ MLA अलग अलग हैं, तो ये वेरी करेगा ना स्टेट बाई स्टेट। और MP की कैसे कैलकुलेट की जाती है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू MLAs के जो वोट्स असाइंड हुए, टोटल नंबर पूरे इंडिया में, उसका नंबर ले लीजिए और उसको टोटल नंबर ऑफ MP से डिवाइड कर दीजिए, मतलब राज्यसभा और लोकसभा का मिला के। आपको पता है कि राज्यसभा में कम मेंबर, उससे क्या मतलब है, दोनों को ऐड करके डिवाइड करना, उतनी वैल्यू हो जाएगी, चाहे वो राज्यसभा के हो लोकसभा से हो। अब हर स्टेट का यहाँ पे डिफर कर जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से। यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया था। एग्जाम्पल क्या दिया था, देखिए, एक सेकेंड, एग्जाम्पल क्या दिया था देखिए,
कि मान लीजिए कि यूपी का एमएल है तो उसका वैल्यू 208 होगा, आंध्र प्रदेश का होगा तो उसका 159 होगा, सिक्किम का होगा तो उसका 7 होगा, और फुल लिस्ट भी एक नीचे इन्होंने दे दी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया टुडे पढ़िए, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ चूज़ किया क्योंकि मुझे लक्ष्मीकांत से दिखाने का नहीं है, तो इसलिए किया। और इन्होंने ऐसे ऐसे आर्टिकल आते हैं, तो जब आपको आर्टिकल दिख रहा है कि पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड आया हुआ है, पकड़ में आ रहा है, तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है, अलग अलग वैल्यू होता है, तो आप क्यों नहीं एक बार इसको पलट के देखते हैं ऐसी चीज़ों को। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है यार, ये देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कंप्लीट इन्फोग्राफिक। वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, लोकसभा के 543, राज्यसभा के 233, टोटल 776 हो गए, राइट। अब हमने क्या किया, टोटल जो एमएलए का वोट का काउंट था ना वो 5,49,000 था, उसको 776 से डिवाइड कर दो, 708। हर वोट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 708 है, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन फाइनली टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ 776 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अगर आप देखेंगे टोटल कितना आ जाएगा, तो 708 का एक का है, राइट। और टोटल मेंबर कितने हो गए दोनों को जोड़ के, 543, ये 776 हो गए, 543 और 233 को जोड़ के, तो टोटल इतना हो जाएगा 549,408। ओके। एमएलए की बात करें तो कितने इलेक्टर हैं, 4120, एमपीज के कितने, 776, सबको जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 4896। तो टोटल लास्ट में फिर एक अलग से आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं कितना वैल्यू का वोट हो रहा है ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। यहाँ पे आपका जो 549,408 है ये एमपी का है, और टोटल एमएलएस का कितना है, 549,495, ठीक। और मिला जुला के कितना है, इतना है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, राइट। लेकिन एमपी का जो बात करें तो एमपी का एक ही वैल्यू होता है, चाहे वो राज्यसभा से हो, लोकसभा से हो, क्योंकि टोटल नंबर से डिवाइड करके वैल्यू निकाली जा रही है। स्टेट वाले से जितना वैल्यू आया उसको जो आप टोटल नंबर राज्यसभा लोकसभा के एमपी से डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह से बन जाता है, ठीक है ना। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है कि वैल्यू ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ राज्यसभा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत है, पहला सही है। तो ये आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना चाहिए इसका, है ना, यही सही तरीका रहेगा। इंडिया टुडे से मत पढ़िए, लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए। 33 में क्या पूछ रहे हैं, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट विच इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से आप जब भी प्रोटोकॉल, एडिशनल प्रोटोकॉल को बढ़ाएंगे, तो देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कोई आपका मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं देखता, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की बात है ना। इतना तो यहाँ पे लॉजिक लग रहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA है, तो ये एटॉमिक एनर्जी के लिए काम कर रही है। अरे मिलिट्री वाला काम हर कंट्री अपना इंडिपेंडेंट करेगा, कोई आपकी मिलिट्री का सर्वेलेंस नहीं करेगा, है ना। तो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना, आप IAEA के सेफगार्ड में आने लगेंगे। होता क्या है कि जैसे आप इस प्रोटोकॉल को साइन करेंगे तो इससे आपको आगे मदद मिलेगी बाकी कंट्रीज से फ्यूल वगैरह लेने में, टेक्नोलॉजी लेने में, और IAEA भी मदद करेगा। बट मदद करेगा तो आपको ये भी देखेगा ना कि आपको फ्यूल मिला, तो सिविलियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सेफगार्ड फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कल को न्यूक्लियर रिएक्टर में आग लग गई तो आपके पास बचाने का उपाय है कि नहीं है। कहीं आप न्यूक्लियर फ्यूल ले रहे हो शांति के लिए, एनर्जी के लिए, और उसका आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन में तो नहीं डाल रहे हो। तो इसका ये काम है, एनर्जी को प्रमोट करता है न्यूक्लियर एनर्जी से, है ना। तो इसका काम क्या होगा कि जैसे आप प्रोटोकॉल को साइन करोगे ना, तो ये आपको मदद देगा, लेकिन बदले में IAEA का सेफगार्ड जो है ना वो मैंडेटरी हो जाएगा। जैसे WTO का होता है ना, फाइटोसैनिटरी सेफगार्ड आपको मैंडेटरी मानना पड़ता है क्योंकि आप WTO का मेंबर हो। इस तरह से चीज़ें होती है ना, जहाँ का पार्ट बनोगे तो आपको वहाँ का सेफगार्ड भी मानना पड़ेगा अगर आपको हेल्प कर रहा है तो। सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो IAEA के सेफगार्ड के अंदर आ जाएंगे। मिलिट्री वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मिलिट्री का वहाँ पे मिलिट्री वाले को इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकता यहाँ पे आके इंस्पेक्शन। द कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाई यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अरे तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनोगे तब तो यूरेनियम वहाँ से मिलेगा ना, ये तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम्स मेंबर ऑफ एनर्जी। कहाँ यार चाइना रोक के बैठा आप बात कर रहे हो, वहाँ के मेंबर अग्री करेंगे तो बनेंगे ऑटोमेटिकली, थोड़ी कुछ हो रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, चाइना, इंडिया, जापान, USA। विच ऑफ द फॉलो अमंग आर द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ द ASEAN। ये कुछ नहीं बात हो रही, ये सिंपली जो आपकी बात हो रही किस चीज़ की, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की, RCEP की। RCEP में यही खासियत है कि बाकी सारे जो कंट्रीज हैं RCEP में, एशियान के अलावा, सबका उनसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। और जिनका एशियान के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वो आपस में भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना चाह रहे थे, तो वो इंडिया अग्री नहीं हुई। लेकिन इंडिया का एशियान के साथ जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, तो जो भी RCEP के मेंबर्स हैं ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। 1 3 4 5, 1 3
4 और 5। ठीक, ये सारे RCEP के मेंबर्स। मैं आपसे समझा दे रहा हूँ। एक तरफ सारे एशियान मेंबर्स हैं जो डार्क वाला यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे एशियान मेंबर्स हो गए। एशियान मेंबर कितने हो गए? 10 होते हैं, है ना। अब बाकी इन सारी कंट्रीज का एशियान मेंबर के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, लेकिन जिन कंट्रीज का एशियान के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उन कंट्री का आपस में FTA हो जाता ना, तो फिर RCEP कंप्लीट हो जाता, जो कि इंडिया ने नहीं माना। तो देखिए याद रखने का क्या है, 2-2 कंट्री करके अब 6 कंट्री आपको याद रखने हैं। इंडिया चाइना को आप साथ में याद रखिए तो 2 कंट्री याद हो गई, मेजर 2 कंट्री। 2 कंट्रीज कौन? इंडिया और चाइना। उधर जापान है और साउथ कोरिया को साथ में याद रखिए तो 2 कंट्री याद हो गई, राइट। और इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को आप 2 कंट्री याद रखिए। तो ऐसे याद रखेंगे ना तो आपको याद रखेगा। बाकी देख लीजिए सारे वही 10 कंट्रीज हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1, थाईलैंड 2, सिंगापुर 3, मलेशिया 4, ऑस्ट्रेलिया तो आ गया इधर। मलेशिया के बाद 5 नंबर पे वियतनाम, 6 नंबर पे लाओस, 7 नंबर पे फिलीपींस, कंबोडिया, 8 नंबर पे ब्रूनी, 9 नंबर पे, 10 नंबर पे। तो ये 10 एशियन वाले हो गए। और इसके साथ याद आपको कैसे रखना है, 2-2 कंट्री करके, इंडिया चाइना 2, साउथ कोरिया जापान 2, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2। तो ये टोटल 16 मेंबर्स ऐसे होते। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं, सिंपली RCEP का मेंबर पूछा था यार। यहाँ पे अगर जापान के अलावा साउथ कोरिया रहता ना तो वो भी हो जाता, और ऑस्ट्रेलिया की जगह न्यूजीलैंड रहता तो वो भी हो जाता, और इंडिया चाइना तो आपके लिए डाल ही दिया था। तो ईजी था, है ना, इसमें USA नहीं है। 34 के बाद 35 कर लें। 35, विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर JAXA, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट। डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है। तो वेरी ऑब्वियस ये हर लोगों को, हर किसी को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा। आप भी एग्जाम देने जाएंगे तो डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आपने इसके बारे में सुना नहीं है। और जैसे ही आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो आज से आप ये मेरा एक ट्रिक लेके जाइए। ये ट्रिक है, आप जो समझे, अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, लेकिन आप ये लेके जाइए एग्जाम में। 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा, 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला देखिए, गाक्सा, है ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये आउटकम है क्लाइमेट समिट पेरिस का। अब 2-3 तरीके बता रहा हूँ। पेरिस समिट के बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा होता है, आपने ऑलरेडी एनवायरनमेंट में। वहाँ पे हमने आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस सुना है, जिसको इंडिया ने बनाया था, फ्रांस के साथ मिलके शुरुआत की थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस सुना, इंडिया ने INDC सबमिट किया, सब कुछ सुना। लेकिन आपने गाक्सा कहीं सुना था क्या? कहीं सुना पेरिस क्लाइमेट डील में? ये यूनाइटेड नेशन का बहुत पहले का इनिशिएटिव है, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह को साथ में लिया। एनीवे उस पर अभी नहीं जाएंगे, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो नहीं सुना और इतना हाईलाइटेड समिट, तो आप 1 तो एलिमिनेट कर सकते थे ना। 1 एलिमिनेट करते तो आप बच जाते 2 और 3 के साथ। अब यहाँ पे 2 और 3 में कंफ्यूजन होता। 2 जगह कॉमन है 2, तो एक शक बन जाता कि चलो 2 जगह कॉमन बच रहा है 2, तो शायद 2 तो सही होगा, है ना। 2 सही होगा, लेकिन अब हमें कंफ्यूजन है 3 के बारे में। ठीक है, इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ गाक्सा। अब यहाँ से आपको मैं ये टेक्निक दे रहा हूँ, ये लेके जाइए। इंडिया अगर किसी भी चीज़ की फाउंडिंग मेंबर होती है या इंस्ट्रूमेंटल होती है ना, तो कंट्री में इंडिया उस चीज़ के लिए बहुत कुछ करती है। मैं बता रहा हूँ, जैसे इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना फ्रांस के साथ। मोदी जी के हर प्रोग्राम में सोलर पैनल, सोलर पैनल, सोलर पैनल। महाराष्ट्र में लग रहा है, मध्य प्रदेश में लग रहा है सबसे बड़ा सोलर पैनल, ऐसे करेंगे सोलर पैनल। आपने देखा कितना ज़्यादा न्यूज़ में इंडिया में सोलर चीज़ें आने लगी, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर बड़ा गुरुग्राम में। साथ ही साथ इंडिया फाउंडिंग मेंबर उसके साथ मिलके फ्रांस के साथ। तो इंडिया ने उस पर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया। बहुत ज़्यादा एक्शन लेता है इंडिया जब किसी चीज़ का फाउंडिंग मेंबर या उसके क्रिएशन में इंस्ट्रूमेंटल होता है। ये नहीं याद आ रहा, नॉन अलाइंड मूवमेंट इंडिया अगेन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड इंडिया में है। ये चीज़ आप अपने GS में पढ़ने लगते हो, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है नॉन अलाइंड मूवमेंट। अभी थोड़ी दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि सेपी नाम का एक जो है इनिशिएटिव जो है, कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव जो है, इसके शुरुआत में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पे ये बना था कुछ साल पहले। तो इंडिया ने देखिए इसको भी कंट्री में इंप्लीमेंट करने के लिए इंड सेपी करके प्रोग्राम शुरू किया, है ना। तो इंडिया कभी भी जब वर्ल्ड लेवल पे कोई बड़ी चीज़ में इन्वॉल्व होती है ना, तो इंडिया अपनी नाम और शौहरत के लिए कंट्री के लेवल पे उससे रिलेटेड बड़ी चीज़ करती है। अब आप ये बताइए कि कल को मैं बोल दूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया ने बहुत कुछ किया तो आप मानोगे? कल को मैं बोल दूं कि क्लीनलीनेस पे इंडिया ने बहुत कुछ किया तो आप मानोगे, है ना।
चाइल्ड लेबर पे भी इंडिया ने किया, तो आप मानोगे, क्योंकि हमारे यहाँ कंट्री में 14 से नीचे को तो कुछ लेबर अलाउड नहीं है, 14 से 18 में जो है हजार्डस इंडस्ट्री में अलाउड नहीं है, इसके लिए कानून वगैरह में सुधार लेकर आए हैं। ये समझ में आएगा, है ना, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अब जीरो जीरो बजट फार्मिंग भी समझ में आएगा। लेकिन हैव यू हर्ड कि इंडिया क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए कंट्री में बहुत कुछ कर रहा है? इक्के दुक्के इनिशिएटिव होंगे। इंडिया क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए कंट्री में बहुत कुछ कहाँ कर रहा है? तो बहुत कुछ नहीं कर रहा तो इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन, ये वाला आप हटा दोगे। इस तरह से सोचिए, कभी भी ऐसा आ जाए ना तो रिलेट करके देखिए कि क्या इंडिया ऐसी इनिशिएटिव बहुत कर रहा है। आपने पीटी 365 में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में इंडिया के बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनी है? नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने नहीं सुनी होंगी। प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन न्यूज़ में था 2000, आपके पिछले वाले पेपर के पहले मैंने बताया था आपको, 2019 के पेपर में आया था, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन 2018 में जो है इंडिया में समिट हुआ था, तो उसमें इंडिया जो है, इंडिया ने होस्ट किया था यूएनईपी के समिट को, और वहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन न्यूज़ में था। तो इंडिया ने प्लास्टिक पे बैन करना शुरू किया। मोदी जी ने बोला हम ये बैन कर देंगे, वो बैन कर देंगे, बाद में भले प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हुआ, लेकिन इंडिया ने बहुत इनिशिएटिव लिए। तो दूसरी बात, जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था 2015 में, तो इतना न्यूज़ में था। तो फिर ये गाक्सा अगर बनता 2015 में पेरिस में, तो ये भी तो इक्वली न्यूज़ में होता ना। लेकिन आपने कहाँ सुना? तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि जो आपने नहीं सुना, इंडिया जिसमें पार्टिसिपेंट नहीं है, इंडिया जिसमें कुछ चीज़ें नहीं कर रही हैं, तो आप इंडिया से क्यों रिलेट कर रहे हो? उस तरह से आप आराम से 1 और 3 को एलिमिनेट करके आराम से 2 पे आंसर पे अराइव कर सकते थे। अदरवाइज फिर तुक्केबाजी वाला जो सिस्टम होता है कि गाक्सा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग, अरे एनी मिल गया, ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग हो जाएगा, और यही राइट है। तो थिंकिंग लगानी है। ट्रिक जो होते हो फालतू के, इस तरह के एनी और एक्सट्रीम हमेशा फट से वही नहीं लगाने, वो लगाने हैं जब कोई सॉल्यूशन ना बचे, तो उसमें भी पॉजिटिव आंसर आएगा, लास्ट में आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन वाई नॉट क्वालिफाई विद द गुड मार्क्स बाय यूजिंग योर ब्रेन इंस्टेड ऑफ यूजिंग दो फालतू टेक्निक, जो कि मोनाल कहते भी है कि गलत है। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वगैरह पे मत जाइए, जब कुछ ना बचे तब यूज़ करिए यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एम्स ऑफ द डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, इन सब के बारे में आपको जो प्लान ऑब्जेक्टिव सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। इसमें 3 ओनली है। कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल्स, पब्लिक प्लेस। ऑब्वियसली डिजिटल इंडिया का जो है ये एम है एक, कि हम लोग वाईफाई से सबको कनेक्ट करें। पंचायत वगैरह के लिए किया भी जा रहा है, भारत BBNL कर करके नेटवर्क वगैरह बनाया जा रहा है पंचायत वगैरह को कनेक्ट करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनी लाइक चाइना डिड। अब ये स्टेटमेंट कितना फनी है, बच्चों जैसा स्टेटमेंट डाल दिया यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। आर यू इज यूपीएससी पुटिंग दिस स्टेटमेंट की जैसे चाइना ने बनाया वैसे इंडिया में भी बनाएंगे? तो बच्चा 5 साल का 5 ईयर का बच्चा बोलता है, चल ये घर में जो पान की दुकान पे जैसे चाइना ने बनाया ना बड़ा स्टैट्यू, वैसे हम जो बनाएंगे सरदार पटेल का स्टैट्यू। चाइना ने बनाया ना बड़ी बिल्डिंग, हम भी बनाएंगे चाइना जैसी बिल्डिंग। चाइना खिलौना बनाता ना, हम भी बनाएंगे। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं कि चाइना इंटरनेट कंपनी बना रहा है इसलिए, चाइना ने टिकटॉक बनाया ना इसलिए हम ये बनाएंगे। अरे ऐसे नहीं होता यार, ये कोई किसी डिजिटल इंडिया का प्लान नहीं हो सकता, कभी भी एम नहीं हो सकता कि चाइना ने जैसे बनाई है इंटरनेट कंपनीज तो इंडिया भी बनाएगी इंटरनेट कंपनीज। ऐसा नहीं है। इंटरनेट establish a policy framework to encourage overseas multinational company corporations that collect big data to build their large data centers within our national geographical boundaries। ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि डेटा लोकलाइजेशन करिए, लेकिन उनको ये नहीं बोला कि आप बिग डेटा सेंटर बनाइए यहाँ पे बड़ा बड़ा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका इसमें आंसर जो होगा 3 ओनली होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, आराम से आप कर सकते थे मेरे हिसाब से। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 आप देख रहे हैं ना, मतलब ज़बरदस्ती का ट्रिक नहीं यूज़ करना, दिमाग का यूज़ पहले करना। 37 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, तभी आप होलसम एक अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। मैंने ये सारी चीज़ें समझदारी के साथ यूज़ की होती तो मेरे और मार्क्स आते। उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, बट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पेपर्स आई रियलाइज कि लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी यूज। इतना नॉलेज है कि उसको सही से यूटिलाइज करे तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। टाउन है और कंट्री है, बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया ये। एलेप्पो की लड़ाई चल रही थी, अब किताबें पढ़े, एलेप्पो की लड़ाई, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे लड़ाई हो रही थी ना ISIS के साथ, तो वो न्यूज़ में बनता था। एलेप्पो सीरिया में पड़ता है, किरकुक यमन में नहीं पड़ता। इसमें से बहुत आसान है, चूँकि ISIS के साथ लड़ाई चल रही थी तो इराक से शुरुआत हुई थी और सीरिया तक गई थी, उसके बाद रशिया आ गया ब्लैक सी से अपना मिसाइल लेके। देखिए, तो इराक वाले एरिया में लड़ाई चल रही थी, तो मोसूल में लड़ाई चल रही थी, किरकुक में लड़ाई चल रही थी। तो फेमस लोकेशन है, बोलते ही हैं इसको मोसूल की लड़ाई, किरकुक की लड़ाई। तो ये दोनों जो है उल्टा दे दिया, यमन में नहीं है किरकुक, पैलेस्टाइन में नहीं है मोसूल, ये दोनों इराक में है। ओके,
उसके बाद लड़ाई जो है सीरिया गई, एलेप्पो गई, तो वो सही है। और लास्ट मज़ार शरीफ अफगानिस्तान क्यों दिया हुआ, यहाँ पे तो IS की बात नहीं थी। यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया के हाई कमीशन है वहाँ पे अटैक हुआ था एक्चुअली, मज़ार शरीफ में उन्होंने अटैक किया था, इसलिए न्यूज़ में आया था। 38 इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडुअरी पावर्स वेयर गिवन टू। देखिए फेडरेशन जो इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, वो फेडरेशन ओनली पेपर पे था, रियल में फेडरेशन नहीं बना था क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया था, बट एक्ट में लिखा हुआ था इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडुअरी पावर्स किसको दिए गए थे, गवर्नर जनरल को दिए गए थे। देखिए 3 तरह की लिस्ट बनाई थी इन्होंने। एक तो बताया था कि यूनियन के लिए जो पावर होगा तो वो पार्लियामेंट को दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर स्टेट लिस्ट बनाई थी, वो प्रोविंसेस को दिया था। और एक इन्होंने कंकरेंट लिस्ट भी बना दी थी उस टाइम पे, और जो रेसिडुअरी पावर था वो गवर्नर जनरल को दे दिया था। आज रेसिडुअरी पावर है जो यूनियन पार्लियामेंट के पास है। इजी क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा इन रियल वहाँ पे फेडरेशन नहीं बनाई गई थी, है ना, फेडरेशन की वहाँ पे कल्पना की गई थी, पेपर पे था, रियल नहीं बना था। 39 कंसिडर, लेकिन अगर आप स्टेट प्रोविंसेस की बात करें और यूनियन की बात करें तो उस तरह से फेडरेशन हुआ, ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बना था, प्रिंसली स्टेट ने नहीं ज्वाइन किया था। 39 द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और सी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर जो है, अगर असेंबली का ही मेंबर ना रहे तो वो तो छोड़ेगा ना। दिस इज नॉट अबाउट पार्टी का मेंबरशिप छोड़ना अलग बात है, वहाँ पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, वो तो न्यूट्रलिटी के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप MLA का सीट ही खाली कर दोगे तो फिर वहाँ बैठोगे कैसे यार, हाउस में बैठने के लिए? हाँ, फिर तो आप ना, मतलब ये हुआ कि लोकसभा वगैरह में अटॉर्नी जनरल बन के आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही बात है। वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजॉल्व द स्पीकर शैल वेकेट हिज और ऑफिस इमीडिएटली। नहीं, डिजॉल्व हो जाएगा तो नया जब तक आएगा ना स्पीकर तब तक वो बना रहेगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा लक्ष्मीकांत, जाएंगे ना, काम आएगा। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कुछ मतलब विद्वानों का भी है यहाँ पे स्टेटमेंट, और बाकी NCERT वगैरह पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। लिबर्टी पे UPSC ने 2 बार क्वेश्चन पूछ दिए। सेल्फ की, खुद की कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए लिबर्टी जरूरी है। और साथ ही साथ ये लाइन एक्चुअली कॉपी किया हुआ है किसी विचारक का, इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी। क्यों हो रहा है ये? अगर लॉज नहीं है तो एनार्की आ जाएगी, एनार्की हो जाएगी तो लिबर्टी नहीं रहेगी। आपकी लिबर्टी मेंटेन हो जाएगी जो खूंखार आदमी है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका क्या होगा? तो लॉ होने जरूरी है, रूल ऑफ लॉ रहेगा तभी लिबर्टी मेंटेन रहेगी। तो ये बात सही है। इफ़ देयर आर मोर लॉज देयर इज़ लेस लिबर्टी। ऐसा नहीं है कल को, मतलब मान लीजिए कि इंडिया में 50 कानून हैं और उससे 100 कानून होंगे तो ये क्या जरूरी है कि लिबर्टी कम हो जाएगी? ऐसे भी लॉजिकली सोच के देखिए ना। कोई ये बोले कि लिबर्टी और इसमें लॉ बनने में इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो ये कौन सी बात हुई यार? 5 कानून थे, मान लीजिए कि लिबर्टी थी 50%, तो क्या 10 कानून हो जाएंगे तो लिबर्टी 25% हो जाएगी? ऐसा कुछ तो नहीं है। इंडिया में आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहे हैं, ओवरऑल लॉ के नंबर बढ़ रहे हैं। आज जो है आर्टिकल 470 हो चुके हैं, पहले 395 थे। तो क्या हमारी लिबर्टी कम हो गई है? थोड़ा लॉजिक लगाइए ना, थोड़ा लॉजिक लगाइए, सोच के देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन भी तो लॉ ही है ना। आप एक्ट ही खाली लॉ थोड़े होते, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल भी लॉ हैं। तो इंडिया में आर्टिकल पहले 395 थे, अभी 470 हो गए। तो आर वी गोइंग टू से दैट कि इंडिया में लिबर्टी कम हो गई है? हाँ, तो इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज मोर लिबर्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। ये कौन सी बात है कि लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल? क्या राजा कानून बना के लोगों को फ्रीडम नहीं दे सकता, लिबर्टी नहीं दे सकता? ये गलत है। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। नहीं, लॉज आर चेंज टू ऑफन से लिबर्टी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता। हो सकता है एक लेवल पे रिलेशन हो, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। बट एक बात पक्की है कि अगर कानून है ही नहीं तो लिबर्टी बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर फॉलो क्या करेंगे? कोई चढ़ा देगा हम पे आके गाड़ी। 41 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फिर से पॉलिटी का आसान क्वेश्चन। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। इतना जानते हैं आप। इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, और ये प्रिविलेज है गवर्नर का। तो ये दोनों आप पढ़ेंगे आराम से गवर्नर के रोल में, और वहाँ से आप जो है बोथ 1 and 2 आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या बताना है? द वेल नॉन पेंटिंग बनी ठनी, राजस्थान की पेंटिंग होती है। राजस्थान में किशनगढ़ स्कूल है, वहाँ की पेंटिंग है। अगेन आर्ट एंड कल्चर, इजी क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन क्यों आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड समटाइम्स इन न्यूज़। देखिए चाइना है, चाइना के बगल में यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, और यहाँ से लगा हुआ साउथ कोरिया, और बगल में जापान है। अब ये नॉर्थ कोरिया बार बार जो है न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा था, और जापान की अपनी मिलिट्री नहीं है, उनकी सिक्योरिटी देता है कौन, यूएस। तो यूएस ने यहाँ पे थर्ड सिस्टम लगाया था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। राज्यसभा का अलग से डीप इनसाइट करके प्रोग्राम वगैरह भी आ रहा, तो बच्चा बच्चा जानता था। तो यूएस ने यहाँ पे थर्ड सिस्टम लगाया और बोला कि हम साउथ कोरिया और जापान को प्रोटेक्शन देंगे कि कल को जो है यहाँ पे अगर नॉर्थ कोरिया कोई मिसाइल गिरा देता है तो हम उसको जैसे नहीं था ईरान का आयरन डोम होता है जैसे कि मिसाइल को गिरा डालेगा, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हो आप इसको, हाई एल्टीट्यूड पे गिरा देता है ना, एंटी मिसाइल सिस्टम है। तो यूएस ने लगाया था, तो इसका नाम ही देखिए टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड सिस्टम। अब देखिए टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, थर्ड है। एंड इजराइल रेडार सिस्टम, इजराइल के एक रेडार सिस्टम के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, आयरन डोम बोलते तो हम समझ जाते एक बड़ी चीज़ है। इजराइल का एक रेडार सिस्टम के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन देगा, इतना डिटेल। इंडियाज इंडिजिनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम, इंडिया का रहता तो आप सुन के बैठते, तो ये दोनों कर लेते। और डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया, जापान कहाँ से, जापान ये सब काम नहीं करता, जापान की तो अपनी मिलिट्री वगैरह भी नहीं, हालांकि सिक्योरिटी के लिए कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ में था यार। एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, जो कि अमेरिका ने लगाई थी कहाँ पे, देखिए कंट्री वही है, जापान और साउथ कोरिया के पास ही है, लेकिन लगाया था अमेरिका ने जापान और साउथ कोरिया को सिक्योरिटी देने के लिए। किससे, नॉर्थ कोरिया सॉरी से। चाइना जो है बहुत गुस्सा आ रहा था, तो इसलिए भी चीज़ न्यूज़ में थी। मैंने 43 तक पढ़ा दिया कि इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आपके 44 से लेकर 60 कर लेंगे। थैंक यू सो मच।